डन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को सदर्न स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि एक बेसिक वीडियो का हम लोग सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम रखे हैं शून्य से शिखर तक की उड़ान, जो क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और कल पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे। आज जो है इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोग संख्या के बारे में जाने थे, जिसमें वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा कल कर चुके थे। आप लोगों ने पढ़ा, उस पर अच्छा खासा आप लोगों ने लाइक किया, सपोर्ट किया, इससे उत्साह हमको मिला। और आज हम आपके बीच जो है दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जो इसके आगे के संख्या के बारे में बताएंगे, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य, जुड़वा, भाज्य, सम, विषम, जितने प्रकार के संख्या है सभी को देखेंगे। एक बार हम लोग कल वाला रिवीजन कर लेते हैं कि आप लोग ने याद किया होगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय के जो समूह होता है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या के बारे में भी हम लोग कल देखे थे। काल्पनिक संख्या में आपको बताए थे कि जो संख्या रूट के अंदर रहे और उसमें माइनस लगा हुआ रहे तो उसको हम काल्पनिक संख्या कहेंगे, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए इस तरह से अगर कोई संख्या रहता है तो उसको आप काल्पनिक कहेंगे। इसको यूलर ने सबसे पहले बताए थे। उसने बताया कि भाई -1 का जो है मान रूट अंडर -1 का मान जो है आयोटा लेंगे, यूलर साहब बताए थे। उसके अनुसार अगर इसको काल्पनिक संख्या के दूसरा रूप देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिखेंगे और रूट अंडर -1 के बदले आई लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये सब हम कल देख चुके थे। और परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और जो रूट के अंदर आता है और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको हम कल देख चुके थे। आप कल के वीडियो में एक बार जाकर इसको देख सकते हैं बेहतर ढंग से समझने के लिए। अब हम आगे समझते हैं, और आगे हमारा जो है सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, अब इसको समझना है। तो सबसे पहले आप लोग परिभाषा नोट कीजिएगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ से आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा बेहतर ढंग से कि गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले गिनती की कोई भी संख्या होता है, अगर किसी भी चीज को आपको गिनना है तो वह 1 से शुरू होता है। शून्य को जो हम लोग गिनती में शामिल नहीं करते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से अनंत तक आप जा सकते हैं। तो गिनती की संख्या में सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होता है, अगर उसका बात करें हम, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो वह आप बताइएगा 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है वह अनंत होता है, उस परिभाषित नहीं है। तो आप प्राकृत संख्या समझ गए, नेचुरल नंबर। अब हम उसके बाद चर्चा करेंगे पूर्ण संख्या पर। देखिए, इसका नाम में ही जो है पूर्ण लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ पूर्ण संख्या अपने आप में पूर्ण है। और प्राकृत संख्या में आप देख रहे थे एग्जाम्पल कि इसमें 1 से शुरुआत हुआ है और इसमें एक शून्य का मिसिंग है। तो अगर इसी प्राकृत संख्या में हम शून्य को भी जोड़ देते हैं तो उसी प्राकृत संख्या के समूह को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अब इसके परिभाषा को नोट कीजिएगा, समझना है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो शून्य के साथ गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। शून्य के साथ गिनती के सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए, इसको आप ध्यान से समझना है आपको कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो ये जो गिनती की संख्या आप देख रहे हैं, जो प्राकृत संख्या देख रहे हैं,
उसमें अगर शून्य को भी ऐड कर दिया जाए तब जो संख्या बन के आएगा उस सारे सीरीज को जो है हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। इसी तरह से इसको भी आप अनंत तक ले जा सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देना है आपको, छोटे से चीज पर ध्यान देना। परिभाषा तो सब विद्यार्थी रट लेता है, लेकिन अगर इसमें दोनों में तुलना करना होता है तो फिर विद्यार्थी भूलने लगता है कि क्या करें। तो यहाँ पूर्ण संख्या को समझिएगा कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है कौन है भाई? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा शून्य है। और सबसे बड़ी संख्या जो ये भी परिभाषित नहीं था, तो ये भी परिभाषित नहीं है, तो बड़ी संख्या का पता नहीं है। लेकिन सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वह शून्य है, और सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वह 1 है। तो आप पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में अंतर समझ गए। तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि प्राकृत संख्या का समूह बड़ा है या पूर्ण संख्या का समूह बड़ा है, तो आप बताएंगे कि भाई पूर्ण संख्या का समूह बड़ा है, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है और उसमें 0 शामिल नहीं है। इस तरह से दो तरह के इससे क्वेश्चन आते हैं 6-7 में। सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं या नहीं। आप ध्यान से समझिए, जितने भी प्राकृत संख्या आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी पूर्ण संख्या में भी उपस्थित है, इसलिए सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा हाँ। लेकिन यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछ देगा, क्या सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? तब आप ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पूर्ण संख्या 0 है और 0 को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसके बाद जो है हम दूसरा क्वेश्चन भी आपको लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका रहेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? तो आंसर आप लोग दीजिएगा नहीं। क्यों? कि जितने भी पूर्ण संख्या है सभी को प्राकृत संख्या तो कह सकते हैं इतना दूर को, लेकिन 0 को नहीं कह सकते, इसलिए सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे। और प्राकृत संख्या का सीरीज बड़ा होता है और पूर्ण संख्या का सीरीज बड़ा होता है और प्राकृत संख्या का सीरीज छोटा होता है। चलिए आप समझ गए। बस एक अंक का मिसिंग है, शून्य। शून्य अगर लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाता है, शून्य अगर नहीं लगाया जाए तो प्राकृत संख्या रहता है। इसके बाद आता है आपका संख्या जो है पूर्णांक संख्या। भाई पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो हम 1 से तो गिनती देख लिए, फिर 0 से भी गिनती देख लिए। पूर्णांक में क्या सीखना हमको? तो अभी तक जितने भी संख्या आप पढ़े थे धनात्मक संख्या के बारे में चर्चा किए थे। इसमें बच रहा था एक ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या जितने भी संख्या आपको माइनस में दिखता होगा, -1, -2, -3, अगर उसको भी पूर्ण संख्या के साथ ऐड कर दिया जाए तो हमारा पूर्णांक बन के तैयार हो जाता है। चलिए हम पूर्णांक के बारे में समझते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? तो लिखिएगा, शून्य के साथ सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य के साथ सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए, शून्य के साथ सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझिएगा, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। देखिए, सबसे पहले इसको लिखना शुरू करना है शून्य से, बीच से, और उसके बाद धनात्मक संख्या को लेना है इसके साथ। धनात्मक संख्या को आप जहां तक ले सकते हैं, अनंत तक इसको चलिए ले चलते हैं। उसके बाद इसके साथ ऋणात्मक संख्या को लेकर चलते हैं। ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5, -6 जहां तक आप लेकर जा सकते हैं, फिर इसके बाद डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो अब इसमें आपको समझना है पूर्णांक में
कि पूर्णांक के बीचों बीच में जो संख्या होता है वह शून्य होता है। पूर्णांक के बीचों बीच का जो संख्या है वह शून्य है, और शून्य से आगे हम जितना बढ़ते चले जाएंगे अनंत तक वे सभी धनात्मक, और शून्य से पीछे जितना हम घटते चले जाएंगे वे सभी ऋणात्मक। तो अगर अब यहाँ जैसे प्राकृत संख्या में आपसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन है प्राकृत में, 1, और पूर्णांक में पूर्ण संख्या में पूछे कि सबसे छोटी कौन है, तो आप बताए 0। उसी तरह से अगर हम पूर्णांक में सबसे बड़ा पूछे तो उसका भी पता नहीं है, अपरिभाषित, और सबसे छोटा पूछे तो उसका भी पता नहीं है, अपरिभाषित। आपको ध्यान रखना है कि पूर्णांक में जो बीच में संख्या होता है, जो न्यूट्रल होता है, जो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, या कोई भी इस पर चिन्ह नहीं है, तो वह है शून्य, जो बीच में। इसका ना तो बड़े संख्या का पता है ना तो छोटे संख्या के पता है। तो आप लोग एक बार फिर ध्यान से इसको समझ लीजिएगा लिख करके कि शून्य के साथ सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं एक भाज्य संख्या, बहुत ही अच्छी संख्या है, इसके बारे में हम समझते हैं भाज्य संख्या के बारे में कि भाज्य संख्या भाई किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या की परिभाषा आप 2 तरीका से दे सकते हैं। पहला, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहेंगे। और दूसरा, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। चलिए इसका परिभाषा आप लिखिए, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक का मतलब हुआ कि वैसे संख्या आपको लेना है जिसको काटने वाला 2 से अधिक संख्या हो। इसको उसी तरह से ऐसे भी कहेंगे कि वैसे संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप समझिए, सबसे पहले संख्या आता है प्राकृत संख्या में 1, दूसरा आता है 2 और तीसरा आता है 3। इसको ध्यान से समझना है। इसको काटने वाला जो है सिर्फ एक गुणनखंड है 1, और 2 को काटने वाला जो है सिर्फ 2 गुणनखंड है 1 और 2, और 3 को भी काटने वाला सिर्फ 2 गुणनखंड है 1 और 3। आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे भाज्य संख्या में। तो इसको काटने वाला सिर्फ 1 गुणनखंड है 1, 2 को काटने वाला सिर्फ 2 ही गुणनखंड है 1 और वो स्वयं, और 3 को भी काटने वाला सिर्फ 2 ही गुणनखंड है 1 और 3। अब उसके बाद जो संख्या आता है 4, इस पर ध्यान दीजिए। 4 को काटने वाला है 1 भी, 2 भी और 4 भी। तो जैसे ही हम 4 के पास आते हैं तो इसका हमको गुणनखंड 3 मिलता है। 3 गुणनखंड है, मतलब इसको 3 संख्या जो है विभाज्य करती है। बस यहीं से आपका जो है भाज्य संख्या का शुरुआत होता है। देखिए जैसे बोल रहे थे कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो यहाँ से 4 का जो है 2 से अधिक गुणनखंड है। उसी तरह से आप यहाँ देख लीजिए कि 1 और जो 3 है ये भी जो है भाज्य संख्या नहीं है, ये भी भाज्य संख्या नहीं है, और यह भी भाज्य संख्या नहीं है, और ये भाज्य संख्या है। और यह भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। उसके बाद 5 को देख लीजिए, तो 5 जो है 1 इसको काटने वाला और 5 काटने वाला थे, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 6 को देखिए, 6 को देखते हैं तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इसका गुणनखंड 4 को मिल गया, जो 2 से अधिक गुणनखंड इसका हो गया, इसलिए 6 भाज्य संख्या। तो हम भाज्य संख्या में किसको किसको रख सकते हैं, तो भाज्य संख्या में अगर आप एग्जाम्पल को देखें तो 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, 21 है, 21। इसी तरह से बहुत सारे संख्या जो है हम लिख सकते हैं जो भाज्य संख्या के श्रेणी में आता है। यहाँ जितने भी संख्या लिखे और इससे आगे भी जितने भी संख्या लिखे जाएंगे
इसको आपको देखना है कि इसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक होना चाहिए, तब इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो आपसे यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह 4 है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे डालेगा कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन है, तब भी 4 है। और उसके बाद अगर कहा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन, तो सबसे छोटी जो विषम भाज्य संख्या है वह 9, उसको भी आप समझ लीजिए। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या यानी विषम भी हो और भाज्य भी हो तो वह 9 है। देखिए भाज्य संख्या में सम भी शामिल होता है और विषम भी शामिल होता है। तो आपको ध्यान से समझना कि अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले तो 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बोले तो 9। और यदि आपको इस वीडियो से कोई फायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में, आपके पढ़ाई में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। चलिए आगे हम देखते हैं। उसके बाद जो है अभाज्य संख्या को, भाज्य संख्या के बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या जो है भाज्य संख्या से जस्ट विपरीत है। जस्ट विपरीत क्या है समझिए इसको। अभाज्य संख्या जो है यह ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या कहलाता है। या तो इसको ऐसे कहिए कि वह ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे भी हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। चलिए तो ध्यान से देखते हैं, गुणनखंड वाला परिभाषा ही लिखिएगा। वो ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड संभव हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी हम भाज्य में देखे थे कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, और यहाँ देख रहे हैं अभाज्य में हम जिसके गुणनखंड 2 ही संभव हो। तो देखिए सबसे पहले 2 ही गुणनखंड संभव हो, ना ही 2 से कम हो और ना ही 2 से अधिक हो, तब हम उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल से इसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सबसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल में 1 आता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो बात को समझते नहीं, परिभाषा को याद कर लेते, बात नहीं समझते। इसलिए सबसे पहले अगर पूछा जाए उसको कि अभाज्य संख्या कौन है तो सीधे जानता है जो किसी से नहीं करता उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, और 1 को अभाज्य संख्या बना देता है। लेकिन देखिए 1 का अगर हम गुणनखंड देखते हैं तो सिर्फ 1 ही मिलता है, अर्थात 1 को काटने वाला एक ही संख्या है 1। और हमारा परिभाषा कह रहा है कि हम अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका 2 गुणनखंड संभव हो, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। उसके बाद आता है 2। तो 2 को भी बहुत सारे विद्यार्थी जो अभाज्य संख्या नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता वो जानते हैं हम 2 तो सम संख्या है इसलिए अभाज्य संख्या कैसे होगा। तो बहुत सारे ऐसे संख्या है जो सम भी हो सकते हैं, अभाज्य भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे संख्या जो विषम भी हो सकते हैं और भाज्य भी हो सकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए हमको आगे बढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ हमको समझ के आगे बढ़ना है। नहीं कि हम रट्टू तोता जैसा रट ले कि 2 सम संख्या है 4 सम संख्या, इस तरह से नहीं। तो आप यहाँ समझिए कि 2 पर ये परिभाषा लागू हो रहा है कि नहीं। तो 2 को काटने वाला जो हमारा संख्या एक है और दूसरा 2 है, तो हमको यहाँ से 2 के 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। जो परिभाषा कह रहा था कि जिस संख्या के यदि 2 गुणनखंड संभव हो जाते हैं, अधिकतम 2 गुणनखंड, और उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। इसलिए सबसे पहला जो हमारा अभाज्य संख्या मिला वो 2 मिला है। उसके बाद 3 है, तो 3 को भी हम देख रहे हैं, इसको काटने वाला सिर्फ 1 और 3 है। फिर 5 है, इसको काटने वाला 1 और 5 है। और 4 को भी आप समझ लीजिए। 4 जो है अभी हम भाज्य में समझे थे कि इसको काटने वाला जो है
संख्या 3 हो जाता है, जो 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए यहाँ यह जो है भाज्य संख्या होता है, इसलिए अभाज्य में इसको नहीं लिखेंगे। तो 3 5 के बाद 7 आ जाता है, 7 को देख लीजिए 1 और 7, फिर यहाँ देखिए 9 है तो 9 नहीं होगा, क्योंकि 1 3 और 9 3 संख्या करता है, इसलिए 9 नहीं होगा। तो कौन कौन सा संख्या जो है हमारे अभाज्य संख्या में आएंगे, तो उसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, फिर आपका 29 है, फिर 31 है, 37 है। इसी तरह से बहुत सारे संख्या है जो अभाज्य संख्या है, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड संभव है। और आपसे अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जरूर याद कीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपका 2 है, और 2 एक सम संख्या भी है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो 2 है। और केवल एक इकलौता 2 ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है कि 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, तो आपका सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। उसके बाद अभाज्य संख्या से संबंधित एक संख्या आता है सहअभाज्य संख्या। बार बार इसमें विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाता है। चलिए आज इसको हम क्लियर करते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या है, इसमें भी अभाज्य संख्या लिखा हुआ, लेकिन इसके पहले सहअभाज्य संख्या लिखा हुआ। तो सहअभाज्य संख्या वैसे 2 अभाज्य संख्या को कहते हैं जिसका HCF जो है 1 होता है। वैसी कोई भी 2 संख्या, कोई जरूरी नहीं कि दोनों दोनों अभाज्य संख्या रहे, कोई भी 2 संख्या लीजिए। परिभाषा देखिए पहले, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल से आप समझिए, एग्जाम्पल से पूरा आपका क्लियर होगा चीज। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल आप पकड़िए 3 और 5 लीजिए। अगर इसका HCF आप निकालेंगे तो इसका HCF जो है 1 आएगा, और इसका HCF जब 1 आएगा तो यह एक सहअभाज्य संख्या होगा। 4 5 को भी आप ले लीजिए, तो आप यहाँ ही नहीं समझिएगा कि 4 सम संख्या है सर, 4 सम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, लेकिन इस दोनों का HCF निकालते हैं तो 1 आता है, इसलिए यह भी एक सहअभाज्य संख्या है। 9 10 ले लीजिए। आप संख्या में अंतर भी रख सकते हैं, 12 और जो है 17 ले लीजिए, इसका भी HCF 1 आएगा, तो यह भी जो है अभाज्य संख्या है। तो ऐसे कोई भी 2 संख्या या 3 संख्या आपको एक युग्म में लिखा मिले और उसका HCF 1 हो, HCF यदि 1 हो तो वह एक सहअभाज्य संख्या होगा। अगर हम 9 के साथ 12 लेते हैं तो इसका जो HCF है वह 3 हो जाएगा, इसलिए यह जो है एक सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब 2 संख्या दिया हुआ रहे और उसके बारे में पूछे कि यह एक सहअभाज्य संख्या है या नहीं, तो आपको उसका HCF पर फोकस करना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप मोसो कहते हैं, अगर मोसो उसका 1 हो रहा है तो समझ लीजिए वह संख्या जो है सहअभाज्य संख्या है। चलिए आपका सहअभाज्य संख्या क्लियर हो गया। इससे संबंधित एक बहुत शानदार सा संख्या है जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में देखिए कन्फ्यूजन का कारण है कि 3 प्रकार के अभाज्य संख्या आ रहा। एक अभाज्य संख्या था, दूसरा सहअभाज्य संख्या था, और तीसरा आ गया जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं, वैसे 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो, वैसे 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में, बीच का संख्या जो है एक भाज्य संख्या हो, बीच में केवल, वैसे 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में केवल एक भाज्य संख्या हो, उसको हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे देख लीजिए 3 और 5 के बीच में 4 है,
29 और 30 के बीच में 31 है। जो भाज्य संख्या 5 और 7 के बीच में 6 है। 41 और 43 के बीच में 42 है। 11 13 के बीच में 12 है। 59 और 61 के बीच में 60 है। 17 और 19 के बीच में 18 है। और 71 और 73 के बीच में 72 है। तो इस तरह से बहुत सारे संख्या को आप सोच समझकर खोज कर लिख सकते हैं। 2 अभाज्य संख्या रखना है, उसके बीच में एक ही भाज्य संख्या आना चाहिए, तब आप उसको कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लेते हैं 3 और 8 ले लेते हैं, या 3 और हम ले लेते हैं 7, और 3 7 के बीच में हम देखते हैं संख्या 4 है और 5 है और 6 है, तो यहाँ हमको 2 अभाज्य संख्या मिल गया। 3 7 के बीच में 2 अभाज्य संख्या मिल गया, इसलिए हम 3 और 7 को जो है हम जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या के बीच में हमको जो है 2 ठो भाज्य संख्या मिल गया है, जबकि इसका परिभाषा कहता है कि 2 अभाज्य संख्या के बीच में केवल एक भाज्य संख्या आ जाए तो हम उसको कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। चलिए इसका परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। वैसे दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में केवल एक भाज्य संख्या हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको समझिएगा। एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। उसके बाद आता है सम संख्या और विषम संख्या। अब विद्यार्थी सबसे पहले कुछ याद रहे न रहे, सम संख्या और विषम संख्या सबको याद रहता है। चलिए सबसे लास्ट में हम जो सबसे हल्का संख्या था उसको रखे हैं। और सम संख्या आप जानते होंगे कि सम संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाता है उसे हम कहते हैं सम संख्या। लिख देते हैं। चलिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, तो एग्जाम्पल आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। सबसे हल्का जो संख्या है सम संख्या और विषम संख्या है। और गांव में अगर आप कभी कहिएगा हम 6 7 में पढ़ रहे हैं तो आदमी सबसे पहले पूछता बताओ सम संख्या किसे कहते हैं। इसलिए आप बेहतर ढंग से इसको याद कर लें और सब संख्या को धीरे धीरे याद कर लें। सम संख्या में आता है सबसे पहले 2 4 6 8 10 12 14, जो 2 से कटने वाली संख्या है सभी के सभी सम संख्या है। और विषम संख्या जस्ट इसके विपरीत, जो 2 से नहीं कटता उसको हम कहते हैं विषम संख्या। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं विषम संख्या को। सबसे पहले विषम संख्या को लिखिए। 13 संख्या के बारे में हम आपको बताए हैं और लास्ट आपका है विषम संख्या। यदि कोई संख्या छूट रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं, चलिए इसी के साथ एग्जाम्पल लीजिए और देखते हैं। जो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या था वो सम है, और जो 2 से विभाज्य होने वाला संख्या नहीं है उसको विषम कहेंगे। और विषम संख्या में आता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इसी तरह से डॉट डॉट इन्फिनिट तक, है ना।
तो आप सभी संख्या को बारी बारी से समझे हैं, तो संख्या को देख लिए हम कि संख्या जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन संख्या होते हैं। तो उसके बाद हम अब जो है आपको शॉर्ट में समझा देते हैं कि संख्या जो है कौन कौन संख्या आप पढ़े हैं, ताकि आपको जल्दी से जो है याद हो जाए। तो आप पढ़े हैं प्राकृत संख्या, उसके बाद पढ़े हैं पूर्ण संख्या आज, उसके बाद पढ़े हैं पूर्णांक संख्या, उसके बाद पढ़े आप भाज्य संख्या, उसके बाद आप पढ़े अभाज्य संख्या, और उसके बाद आप पढ़े हैं सह अभाज्य संख्या, और उसके बाद आप पढ़े हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, उसके बाद आप पढ़े सम संख्या, और उसके बाद पढ़े विषम संख्या। चलिए आज हम लोग जो है 9 संख्या पढ़े हैं, 9 संख्या पढ़े हैं। तो एक बार हम तेजी में आपको रिवीजन करवा देते हैं जल्दी जल्दी कि आप किसको क्या कहेंगे। प्राकृत संख्या जो है गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर गिनती के संख्या में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और शून्य के साथ अगर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्णांक कहेंगे। भाज्य संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे उसको कहेंगे भाज्य संख्या, और आपको याद होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वह 4 है। और अभाज्य संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड संभव है उसको कहेंगे अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या वह 2 है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या वैसे 2 संख्या जिसका HCF 1 होता है उसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें मेन पॉइंट है आपका HCF 1 होना चाहिए। जुड़वा अभाज्य संख्या वैसे 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में केवल एक भाज्य संख्या हो, केवल एक भाज्य संख्या, उसको हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। और सम विषम तो आपको पता है, जो 2 से कट जाएगा उसको सम कहेंगे, और जो 2 से नहीं कटेगा उसको हम विषम कहेंगे। चलिए आज यहीं तक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।